कैश डिस्काउंट, सेटलमेंट डिस्काउंट, तो जो ट्रेड डिस्काउंट है ये कहीं पर भी रिकॉर्ड नहीं होता। ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट recorded anywhere in the books of account। याद रख लो यूसुफ, ट्रेड डिस्काउंट जो है कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जाता, इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। और कैश डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड, कैश डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। सबसे पहले चैप्टर के अंदर ये रिकॉर्डिंग में बड़ी डिटेल में बताया हुआ है। तुमने जो मुझे बताया कि सर ये जरा सा सवालात को जरा देखिएगा जरा सा, जो भी तुमने मुझे मैसेज करके बताया चैप्टर नंबर 3 के अंदर, क्वेश्चन नंबर आपने बताया मुझे 21। डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम ईच सप्लायर, देखो अब ये क्या लिखा है, डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम ईच सप्लायर रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। कैश बुक में जो डिस्काउंट रिसीव होता है, ये तुम्हें सिर्फ कुछ नहीं करना है यूसुफ, तुम्हें अकाउंट पेबल कंट्रोल अकाउंट का फॉर्मेट याद होना चाहिए। अकाउंट पेबल कंट्रोल अकाउंट का तुम्हें बिल्कुल रट्टा लगा हुआ हो। ओपनिंग बैलेंस इधर आता है अकाउंट पेबल कंट्रोल अकाउंट का, ओपनिंग बैलेंस इधर आता है, क्रेडिट परचेज इधर आता है, रिफंड इधर आता है, कैश पेड टू सप्लायर डेबिट में आता है, परचेज डिस्काउंट डेबिट में आता है, परचेज डिस्काउंट डेबिट में आती है। वापस से रिजॉइन कर लो भाई, इधर से तो सब सही है, बाकी सारे स्टूडेंट्स को आवाज आ रही है। तो मेरा सवाल यह है कि डिस्काउंट रिसीव जो है वो कैश बुक से डेबिट साइड ऑफ इंडिविजुअल सप्लायर के डेबिट साइड पे रिकॉर्ड किया जाता है। डिस्काउंट रिसीव को सप्लायर के टी अकाउंट में डेबिट साइड पे रिकॉर्ड किया जाता है, और जो टोटल ऑफ डिस्काउंट रिसीव है वो कैश बुक से जो है पोस्ट होके जर्नल लेजर के अंदर डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट साइड पे लिखा जाता है। तो डेल्टा इज द राइट आंसर। 21 का आंसर ये हो गया ए। तुम जो है इसके लिए एक काम ये करना कि अकाउंट रिसीवेबल और अकाउंट पेबल कंट्रोल अकाउंट और डे बुक को वापस से सुन लेना। शुरू के चैप्टर में सर टी अकाउंट में चैप्टर नंबर 3 लेजर्स एंड ट्रायल बैलेंस को देखो अब्दुल्ला, दो टी अकाउंट जो है अकाउंट रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट पढ़ाया था और अकाउंट पेबल कंट्रोल अकाउंट्स के फॉर्मेट को याद करना पड़ेगा रट्टा। हाफिज होते हैं ना जिस तरह हिफ्स करते हैं, इस तरह से टी अकाउंट को याद करना पड़ेगा। स्मार्ट क्लासेस में लेजर्स एंड ट्रायल बैलेंस चैप्टर नंबर 3 को देखना पड़ेगा। बाकी स्टूडेंट्स को तो अल्हम्दुलिल्लाह याद होगा मेरे ख्याल से। 25 में अगर आओ तो लिखा हुआ है डिस्काउंट अलाउड, अकाउंट सेल में डिस्काउंट अलाउड क्रेडिट साइड पे आता है इंडिविजुअल अकाउंट के। तो क्रेडिट साइड ऑफ इंडिविजुअल कस्टमर अकाउंट रिसीवेबल लेजर, इसका ऑपोजिट हो गया यूसुफ। अकाउंट रिसीवेबल के अकाउंट में तुमने मुबीन याद, फॉर्मेट याद है तुम्हें मुबीन? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, आपको याद है फॉर्मेट इसका? पक्का बिल्कुल, कि डेबिट साइड पे क्या आता है, क्रेडिट साइड पे क्या आता है? 26 अंदर है टोटल ऑफ डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड जो है एंट्री अगर देखो यूसुफ, तुम सबको बता रहा हूँ, डिस्काउंट अलाउड डेबिट होता है, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट होता है। तो जर्नल लेजर के अंदर, जर्नल लेजर के अंदर जो डिस्काउंट अलाउड का टी अकाउंट बनेगा उसमें डेबिट साइड पे रिकॉर्ड किया जाएगा, डेबिट साइड ऑफ डिस्काउंट अलाउड अकाउंट इन द, और सेल्स अकाउंट इन द जर्नल लेजर हो गया।
और बोलो भाई। अब्दुल्ला स्टार्टिंग से वापस से चैप्टर्स को स्टार्ट करो बेटा। सर किस चैप्टर पर ज्यादा फोकस करें सबसे? अब्दुल्ला ये आई कैप के पेपर्स हैं, इसमें कभी भी लेस इम्पोर्टेंट मोर इम्पोर्टेंट नहीं होता मेरे बच्चे। सारों को एक जैसा पढ़ना है। पहले बेसिक अकाउंटिंग के चैप्टर नंबर 1, 2, 3 को सबसे अच्छी तरीके से करना है। चैप्टर नंबर 1, 2, 3 को सबसे अच्छी तरीके से करना है। इसके बाद जाके आगे के चैप्टर्स को तुम्हें समझ में आएंगे। पहले तुम्हें, आप ये वेरी फर्स्ट टाइम जो है अकाउंटिंग पढ़ रहे हो। पहले चैप्टर 1, 2 और 3 के अंदर सबसे ज्यादा करो। 46 और 47 की बात पूछिए, जरा देख लेते हैं। At the end of the accounting period, all credit items of income and expenses are transferred to all credit items। याद रख लो मुबीन, क्रेडिट आइटम का मतलब होता है, क्रेडिट आइटम का मतलब आपके पास इनकम होती है, और इनकम हमेशा क्रेडिट में रिकॉर्ड होती है। जब उसको एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, आप जब उसको क्लोज करेंगे, मैं अपनी बात को फिर रिपीट कर रहा हूं, तो सारी इनकम हो जाएगी डेबिट, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट। इन द सेम वे, गौर से सुनना, लिखा है एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ऑल डेबिट आइटम्स, सारे डेबिट वाले आइटम्स में, डेबिट आइटम्स का मतलब एक्सपेंसेस हैं, और एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट में होते हैं। तो उसको क्लोज करने के लिए सारे एक्सपेंसेस को करना पड़ेगा क्रेडिट, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को करना पड़ेगा डेबिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को करना पड़ेगा डेबिट। बेटा वही तो समझा रहा हूँ यूसुफ, तुम इधर सुनो ना यार। जो मैं फोकस कर रहा हूँ, मैंने सुन तो लिया, 46 और 47 ही तो समझा रहा था, और कौन सा समझा रहा हूँ? मैंने समझा भी दिया तुम्हें अभी तक, ये तुम इधर ही पड़े हुए हो कि कौन सा सवाल पूछना है। सारी इनकम जो है वो क्रेडिट में होती है, तो उसको क्लोज करने के लिए इनकम को डेबिट करेंगे, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को करेंगे हम क्रेडिट, और सारे एक्सपेंसेस को क्लोज करेंगे, तो सारे एक्सपेंसेस जो है वो हो जाएंगे क्रेडिट, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो जाएगा डेबिट। मुबीन ये आपने पहले भी सवाल करा था ग्रुप में, मुझे अच्छी तरह याद है।
दिशान कैसी जा रही है भाई तैयारी? अब्दुल्ला, अब्दुल्ला चैप्टर 1, 2 और 3 को बिल्कुल पक्का पानी की तरह याद कर लो मेरा बेटा, पक्का पानी की तरह याद कर लो मेरे बच्चे। और पूछो बेटा। पहले उसके चैप्टर 1, 2 और 3 को अच्छी तरीके से करना पड़ेगा। यूसुफ क्लियर है बेटा? मुबीन? वन इस्लाम। बताओ जीशान, चैप्टर नंबर 7 कौन सा है? चैप्टर 7 से बताओ, जल्दी बताओ, फास्ट। हाँ, सवाल नंबर बताओ जीशान। कॉन्सेप्ट के लिए जीशान बस ये है कि जो साल के आखिरी दिन इन्वेंट्री को जो हम रिकॉर्ड करते हैं उसको इन्वेंट्री वैल्यूएशन कहते हैं। तो इन्वेंट्री को वैल्यू करने के लिए, क्योंकि एक ऐसा खतरनाक ये एलिमेंट है कि इन्वेंट्री का इम्पैक्ट जो है प्रॉफिट पे आता है। अगर हम क्लोजिंग स्टॉक को ज़्यादा रिकॉर्ड कर दें, अगर हम साल के आखिरी दिन जो क्लोजिंग स्टॉक है जो कि अनसोल्ड है, जो इन्वेंट्री हमारी बिकी नहीं, जो अनसोल्ड है, जो हमारी इन्वेंट्री शामिल है, उस इन्वेंट्री को बाय मिस्टेकनली अगर हम ज्यादा रिकॉर्ड कर लें तो वो, इफ क्लोजिंग स्टॉक इज ओवर स्टेटेड, प्रॉफिट इज अंडर, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज अंडर स्टेटेड, एंड इफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज अंडर स्टेटेड, प्रॉफिट इज ऑल्सो ओवर स्टेटेड। चैप्टर नंबर 7 के स्टार्टिंग में देखोगे, इसको बड़ी डिटेल में बताया गया है। 4 कॉन्सेप्ट है कि जब अगर क्लोजिंग स्टॉक को गलती से ओवर स्टेट कर दें तो क्या होगा, अगर क्लोजिंग स्टॉक को अंडर स्टेट कर दें तो क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक ओवर स्टेट हो जाए तो क्या होगा, और अंडर ओपनिंग स्टॉक अंडर स्टेट होगी तो इसका इम्पैक्ट प्रॉफिट और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और कैपिटल पे क्या क्या पड़ता है, और कैपिटल पे क्या पड़ता है। तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए आईएएस ने जो है, आईएएस ने जो है IS 2 इन्वेंट किया गया कि इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। कुछ बात समझ में आई है?
यानी उसको तुम करोगे तो फिर वो IS2 में बताया कि इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर, कि इन्वेंट्री को अगर कॉस्ट कम है तो कॉस्ट पे लिखोगे और NRV कम है तो NRV पे लिखोगे। दानिश ये क्या कर रहे हो? एनोटेटर क्यों चला रहे हो? अच्छा जी। और कोई सवाल मेरा बेटा? जीशान, मुबीन, इस जीशान इस चैप्टर को जो है, ओके, वापस से स्टार्टिंग से जीरो से जो है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब एक काम ये करना है दानिश, मैं बार बार रिकमेंड करूंगा, मुबीन मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा, मुबीन अगर मेरी बात सुन रहा हो तो बेटा एक दफ़ा वापस से सारी चीज़ें तो नोट डाउन कर ही ली होंगी, उसको एक दफ़ा फिर रिकॉर्ड कर लो, एक दफ़ा फिर सुन लो। एक ऑप्शन दिया अल्लाह पाक ने, एक अपॉर्चुनिटी दी है, तो उसको तुम जो है फास्ट फॉरवर्ड करके सुन लो, तुम्हारे लिए अच्छा हो जाएगा मेरे बच्चे। अगर उसको फास्ट फॉरवर्ड करके सुन लोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा हो जाएगा बच्चे, मैं ये कह रहा हूँ। अगर तुम उसको फास्ट फॉरवर्ड करके सुन लोगे तो वो बिल्कुल पानी की तरह पक्का हो जाएगा, मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ। अभी क्या है, तुमने अल्हम्दुलिल्लाह जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है मुबीन, तुमने 70 to 80% जो है हर चैप्टर को कर लिया है। थोड़ा थोड़ा जो है 20% को थोड़ा सा अगर टाइट कर लो तो तुम्हारी A+ वाली जो है इंशाअल्लाह ताला अल अजीज जो है वो इतनी बेहतरीन जो है, मतलब यूं कह लो कि तुम्हारे लिए अच्छा हो जाएगा। फिर तुम ऐसे बिल्कुल क्विकली जो है, जो थोड़ा बहुत जो बैरियर आ रहा है यानी कि समझने में, तो ये तुम्हारे लिए बड़ा अच्छा हो जाएगा जितना मैं अंडरस्टैंडिंग है। हैव यू गॉट माई पॉइंट? चलो गुड। चैप्टर 8 का 25 और 26 समझा दे। चैप्टर 8 इन्वेंट्री वैल्यूएशन का बोल रहे हो? कौन से चैप्टर का बोल रहे हो भाई? मुबीन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, थोड़ा तेज तो जवाब दे दो मुबीन, टाइम वेस्ट हो रहा है। चैप्टर 8 इन्वेंट्री वैल्यूएशन का ना? अकाउंटिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग का? विच आर द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड?
एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड, याद करो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, ओवरहेड एब्जॉर्ब बोलो या एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड बोलो एक ही बात है। OHR का फॉर्मूला पढ़ा था तुमने, बजटेड ओवरहेड्स डिवाइड बाय बजटेड एक्टिविटी। ये ओवरहेड एब्जॉर्प्शन का रेट का फॉर्मूला है। और जब तुम्हें ये तो रेट का फॉर्मूला हो गया पहला, दूसरा था ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड निकालना है। तो जो तुमने OHR है इसको प्री डिटरमाइंड रेट भी कहते हैं, ये जानबूझ के तुम्हें घुमाते हैं। OHR का नाम प्री डिटरमाइंड रेट भी कहलाता है, एक ही बात है यार। तो एक्चुअल प्रोडक्शन को अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे OHR से तो ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड आ जाएगा मुबीन। अगर OHR को ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट को मल्टीप्लाई कर दोगे एक्चुअल प्रोडक्शन से तो तुम्हारे पास एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड आ जाएगा। तो तुम्हारे पास एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड आ जाएगा। ट्वेंटी फाइव का अगर तुम सवाल देखो, 25 26 का, ये वही वाला सवाल है। तुम इसको अगर तुम 24 से समझ लो तो तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। A business and overhead absorption rate of 425 अब बिजनेस एज ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट दिया हुआ है, पहले से ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट दिया हुआ है बच्चे, 425 per machine hour based on a budgeted activity of 12,400 hours in the period covered by the budget. Actual machine hours work were 2% more than the budgeted hours and actual overhead expenditure incurred was 5,638,900. What was the budgeted overhead for the period? तो OHR को मल्टीप्लाई कर दो, OHR बराबर है बजटेड ओवरहेड डिवाइड बाय बजटेड एक्टिविटी। तो क्या करना है तुम्हें, बजटेड ओवरहेड निकालने हैं। तो OHR 425 है, बजट ओवरहेड मालूम करना है 12,400 जो है एक्चुअल एक्टिविटी है, बजट एक्टिविटी है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, ए आंसर आ गया। 25 वाले सवाल में पूरा ये लिख दिया, बोल रहा है कि ओवरहेड एब्जॉर्ब निकाल दो। तो OHR तो यूं ही लिखा 425, बजटेड ओवरहेड जो है हमारे पास था, ये जो 12,400 से मल्टीप्लाई कर रहा था तो ओवरहेड एब्जॉर्ब तो 425 था, एक्चुअल नंबर ऑफ यूनिट्स निकालने थे। और एक्चुअल नंबर ऑफ यूनिट्स के लिए क्या लिखा हुआ था मुबीन, कि वो 2% मोर देन है बजटेड एक्टिविटी से। वो बोल रहा है 2% मोर देन है बजटेड एक्टिविटी से। तो तुम क्या करोगे, उसका 102% निकाल दोगे। तो 102% जो है ना 12648 आ गया। उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड आ गया। और फिर बजट ओवरहेड को ओवरहेड एब्जॉर्ब से माइनस करा
तो वहां पर से अगर लेस देन हुआ है तो अंडर एब्जॉर्ब्ड हुआ है, मोर देन हुआ है तो ओवर एब्जॉर्ब्ड हो जाएगा। डन है बेटा। ये तो खैर रिकॉर्डिंग में आ जाएगा, तुम्हें बेफिक्र रहो। रिकॉर्डिंग वापस से। इसको तुम देखोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। और ये सवालात मैंने जो है बीपीपी की उसमें भी करवाए हुए, ठीक है बेटा। इसको वापस से रिपीट कर लेना, इंशाल्लाह तुम्हें समझ में आ जाएगा। कोई भी मसला हो तो फिर भी पूछ लेना, ठीक है बेटा। टेक केयर। फिर भी पूछते रहना।